मैं निकिता हूँ। कभी मैं अपने पापा की दुलारी बेटी थी और मम्मी की सासों की वजह थी। हमारे शहर में आलीशान घर था जहाँ सिर्फ हंसी गूंजती थी, आंसू नहीं थे। पापा का प्रॉपर्टी का कारोबार था और हमारी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरी ज़िंदगी का हर दिन एक नई उम्मीद के साथ खिलता था। मैं अपने बीए के दूसरे साल में थी जब एक फ़ोन कॉल ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मम्मी पापा दोनों दवाई लेने अस्पताल जा रहे थे और रास्ते में उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। मैं भागी भागी अस्पताल पहुंची। वहां पापा का बेजान शरीर सफ़ेद चादर में ढका हुआ था। मेरी आवाज़ हलक में अटक गई और दिल जैसे किसी ने छीन लिया हो। मैं चीखती रही, नहीं पापा, आप नहीं जा सकते। मम्मी को आईसीयू में भर्ती किया गया था। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिमाग पर गहरी चोट लगी है और सिर्फ दुआ की ज़रूरत है। मैं दिन रात उनके पास बैठी रही। हर दिन आंसू में एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, मेरी मम्मी को बचा ले। मैं अकेली नहीं जी सकती। लेकिन शायद आसमान ने मेरी सुननी बंद कर दी थी। 5 दिन बाद वो भी खामोशी से चली गई। उन्होंने मुझे आखिरी बार देखा तक नहीं, हाथ नहीं पकड़ा, आशीर्वाद भी नहीं दिया। मैं अकेली रह गई थी। मेरे ताऊ जी, जो पापा के बड़े भाई थे, गांव से आए। उन्होंने मेरी जिंदगी की टूटी हुई बुनियाद को देखा और मुझे अपने साथ गांव ले गए। मुझे लगा शायद यही मेरा नया घर होगा जहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गांव पहुंचते ही ताई जी ने मेरा सारा सामान भेड़ बकरियों की चारे वाले एक छोटे से कमरे में रखवा दिया और पहला काम यह कहा, कमरा साफ सुथरा रखना। मैं चुप रही क्योंकि कुछ कहना बेकार था। अगले दिन से ही मेरी जिंदगी की नई सुबह की शुरुआत हुई, जिसमें काम ही काम था। ताई जी ने सुबह सुबह मुझे किचन में काम करने को कहा, आटा गूंथने को कहा, लेकर सब्जी बनाने को कहा। सब कुछ मैंने ही किया। मेरी खामोशी ही मेरा हथियार थी। कुछ दिन बाद मैंने ताऊ जी के पढ़ाई जारी रखने की बात की। उन्होंने सिर हिला दिया, बेटी अगर पढ़ना है तो पढ़, पर शहर जाने का सोचना भी मत। लेकिन ताई जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने शाम को कहा, कितनी पढ़ाई करेगी? तेरे बाप ने पढ़ा लिया, बहुत है, अब काम सीख। पढ़ाई से ना रोटी मिलती है ना इज्जत। मैंने प्राइवेट फॉर्म मंगवाया और ताई जी से पैसे मांगे। उन्होंने कहा, अभी से पैसे मांगने लगी है। मुफ्त की रोटी खाकर मेरे लिए उनका व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। अवंतिका, उनकी बड़ी बेटी, जो मेरी उम्र की थी, सारा दिन मोबाइल में व्यस्त रहती थी और मैं घर के कामों में लगी रहती थी। एक दिन जब दोपहर के खाने में मुझे बचा हुआ खाना मिला तो अवंतिका ने कहा, तुम्हारी माँ भी जिंदा होती तो उन्हें भी मैं यही खाना देती। यह सुनकर मेरे हाथ रुक गए। एक दिन मेरे पुराने दोस्त ऋषभ से मुलाकात हुई। मैंने बस इतना बताया कि फॉर्म जमा हो गया है। शाम को ताई जी ने मुझसे उस लड़के के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, आइंदा किसी अनजान लड़के से बात मत करना, वरना जुबान काट दूंगी। तुम्हारी उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं सिर्फ अनाथ नहीं बल्कि शक की निगाहों में पलने वाली भी लड़की हूँ। एक शाम मैंने माँ को सिलाया हुआ एक सूट पहना। अवंतिका ने ताना मारा, शहर वाली चालाकी यहाँ मत दिखाना। मैं चुपचाप अंदर गई और वो सूट वापस रख दिया। उसी शाम ताऊ जी शहर चले गए और ताई जी का व्यवहार और भी कठोर होता गया। एक दिन मैं थकी हुई थी। उन्होंने झाड़ू उठाकर मेरे सामने फेंक दी और चिल्लाकर कहा, यहाँ किसी को आराम नहीं, खास तौर पर तुझ जैसी पराई को। मुझे एहसास हुआ कि मेरे शहर का सपना गांव के एक कमरे में दफन होते जा रहा है। 3 हफ्ते बाद ताऊ जी वापस आए। उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि उनका कारोबार डूब गया है। उन्होंने मेरे पापा के घर को बेचकर कर्ज चुकाने की बात कही। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो घर पापा की आखिरी निशानी थी, पर ताऊ जी की बेबसी देखकर मैंने अपनी सहमति दे दी। घर बिक गया। ताई जी ने एक दिन के लिए मेरे साथ नरमी से बात की, लेकिन अगले ही दिन उनका व्यवहार फिर से कठोर हो गया। सुबह 4 बजे उठकर कुएं से पानी भरना, अवंतिका के कपड़े धोना, सब मेरे जिम्मे आ गया था। एक दिन अवंतिका की दोस्तों ने मुझे मजाक में नौकरानी कहा। अवंतिका हंसते हुए बोली, नौकरानी नहीं, अनाथ कजन कहो। वो सब मेरे कानों में कांच की तरह चुभ गए थे। मैंने हिम्मत करके ताऊ जी से पूछा
पूछा कि क्या मैं उस पैसे से अपनी पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, अभी मुश्किल है। ताई जी ने मुझे अवंतिका के फटे पुराने कपड़े दिए जो पहनने लायक भी नहीं थे। मैं चुप रही और वो कपड़े वापस रख दिए। एक दिन ताऊ जी मुझे मेरे घर में बंद करके चले गए थे और ताई जी ने मुझसे साफ कहा था कि तू भागने के सपने मत देख। अगले दिन अवंतिका ने मुझे बताया कि सरपंच के बेटे ईशान से मेरी शादी की बात चल रही है। मैंने ताई जी से पूछा, क्या यह सच है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, और कोई तुम सवाल मत करना। मैंने कहा, लेकिन ईशान तो पागल है, उसने अपनी पहली पत्नी को मार दिया है। ताई जी ने मेरी कलाई पकड़कर झटक दी। जो फैसला हो चुका है वह हो चुका है। तेरे जैसी लड़की ऐसे ही घरों में सुधारी जाती है। उस रात मुझे बिस्तर से बांध दिया गया। मैं चीखना चाहती थी पर मेरी आवाज नहीं निकली। बाहर अवंतिका और उसकी बहन हंस रही थी। कल दुल्हन बनेगी और आज कैदी है। सुबह ताई जी ने मुझे लाल कपड़े दिए और मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे पहनकर हवेली चली गई। हवेली पहुंचने पर नौकरानियों ने कानाफूसी की। पिछले तो 2 महीने में ही मर गई थी। मुझे घूंघट में बिठा दिया गया और शादी की रस्म पूरी की गई। ताऊ जी और ताई जी दूर खड़े होकर तसल्ली से देख रहे थे, जैसे कोई सौदा में पूरा हो चुका हो। शादी के बाद मुझे एक बड़े से कमरे में ले जाया गया। नौकरानी ने कहा, ईशान भैया थोड़ी देर में आते होंगे। दिल की धड़कनें बढ़ गई। दरवाजा खुला और एक शांत गंभीर चेहरा वाला लड़का अंदर आया। उसने जूते उतारे और दूसरे किनारे पर बैठ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, तुम डरी हुई हो? मैंने देखा वह पागल नहीं लग रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप ईशान हैं? उसने सिर हिलाया। लोग कहते हैं कि आप पागल हो। वो पहली बार मुस्कुराया। हाँ, लोग तो ऐसा ही कहते हैं। दिन ऐसे ही बीतते रहे। ईशान सुबह जल्दी फार्म हाउस चला जाता और रात को लौटकर किताबें पढ़ता। वह ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसका व्यवहार सामान्य था। एक दिन मैंने देखा कि वह बार बार कमरे में रखी चीज़ों को ठीक कर रहा था। उसने मुझसे कहा, मैं अपनी जगह नहीं बदलता वरना मेरा दम घुटता है। तब मुझे लगा कि यह पागलपन नहीं बल्कि कुछ और है। एक रात जब वह सो रहा था, मैंने उसकी अलमारी में एक पुरानी डायरी और दवा की पर्चियाँ देखी। रिपोर्ट के अनुसार उसे बचपन में दिमागी दबाव था, लेकिन पागलपन की कोई बात नहीं थी। डायरी में लिखा था, मुझे सुना नहीं गया इसलिए मैंने बोलना छोड़ दिया। अगले दिन मैंने नौकरानी गौरी से बात की। उसने बताया कि ईशान की सगी माँ की मौत के बाद उसकी सौतेली माँ ने उसे अलग कमरे में भेज दिया और उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। जब ईशान की पहली पत्नी, जो एक हार्ट पेशेंट थी, मर गई तो सबने मान लिया कि ईशान उसे मार दिया है। गौरी ने बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि उसकी दवाइयों में हेरा फेरी की गई थी। सौतेली माँ का असली मकसद जायदाद पर कब्जा करना था। डायरी गुम हो चुकी थी। मैंने सरपंच से बात की और उन्हें बताया कि ईशान की दवाइयाँ उसके दिमाग को नुकसान पहुँचा रही है। मैंने उनके सामने रिपोर्ट्स और डायरी रखी। सरपंच ने एक नया डॉक्टर बुलाया जिसने बताया कि ईशान को सिर्फ डिप्रेशन है। डॉक्टर की सलाह पर मैंने ईशान के लिए रोजमर्रा के कामों में बदलाव लाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह बदलने लगा। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसकी पहली पत्नी रागिनी दिल की मरीज थी और सौतेली माँ ने उसे बहुत तंग किया था। मैंने कहा, अब समय है सब कुछ वापस लेने का। मैंने सरपंच जी से बात करके प्रॉपर्टी के नए कागजात तैयार करवाए। सरपंच ने अपने दूसरे बेटे को उसका हिस्सा अलग से दे दिया और कहा, ईशान मेरा बेटा है और वह सब कुछ वापस पाएगा जो उससे छीना गया है। उस रात मैंने और ईशान ने गांव वापस जाने का फैसला किया। मैं ताई जी और अवंतिका से हिसाब चुकाना चाहती थी। अगले दिन जब हम उनकी हवेली की गाड़ी से गाँव पहुँचे तो ताई जी हमें पहचान नहीं पाई। मैंने कहा, नमस्ते ताई जी, मैं निकिता हूँ, हिसाब बराबर करने आई हूँ ताई जी। और अवंतिका मुझे देखकर हैरान रह गई। मैंने बताया कि ईशान सरपंच की पूरी प्रॉपर्टी का मालिक है। अवंतिका ने कहा कि उसकी शादीशुदा जिंदगी नरक है और उसका पति एक नशेड़ी है। मैंने कहा, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस यह बताने आई हूँ कि जिन्हें कमज़ोर समझा जाता है वह सर उठाकर जीते हैं और जिन्होंने जुल्म किया होता है वह सर झुकाकर जीते हैं। गाँव के लोग मुझे और ईशान को हैरानी से देख
देख रहे थे। हम 2 दिन तक वहां रुके और हर दिन ईशान के चेहरे पर सुकून बढ़ता गया। ताई जी की हालत बिगड़ती जा रही थी। मैंने कोई बदला नहीं लिया, बस अपनी आवाज़ को बुलंद किया। गांव से वापस आने के बाद ईशान ने शहर में एक छोटा सा घर किराए पर लिया। उसने कहा, अब हमें अलग सांसें लेनी चाहिए। हमने उस छोटे से घर को एक प्यार भरा संसार बना लिया। हमने अपनी पढ़ाई पूरी की। 1 साल में ही ईशान ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। एक दिन सरपंच और उनकी पत्नी हमसे मिलने आए। सौतेली माँ ने अपने किए पर माफ़ी मांगी। ईशान ने उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि उसकी आंखों में अब सुकून था। आज ईशान का फार्म हाउस है, एक सफल ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट बन चुका है और गांव के कई लोग उसके साथ काम कर रहे हैं। मैंने एक ब्लॉग शुरू कर दिया जहां मैं अपनी ज़िंदगी के अनुभव साझा करती हूं। मैं जानती हूं कि दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन खुद को बदलना पहला कदम है। मैं निकिता हूं जिसे सब कमज़ोर समझते थे, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं थी। जुल्म चाहे जितना भी बड़ा हो और गहरा भी हो, सच्चाई और हौसला अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी कहानी की पहली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।